नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम का सेकंड मेथड, जो है इनकम मेथड। लास्ट वीडियो में हमने वैल्यू एडिड मेथड के न्यूमेरिकल्स को करके उसको खत्म किया था और उसका सारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमने पिछली वीडियोस में देखा था। अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड मेथड ऑफ नेशनल इनकम, विच इज नॉन एज इनकम मेथड। सो बेसिकली व्हाट इज इनकम? नेशनल इनकम में हम कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं? उससे पहले इनकम होती क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और अपनी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इनकम होती है कि any payments received by the anyone for giving a goods and valuable services, or it may be in form of money or money's worth। कोई भी ऐसी पेमेंट जो कि कोई भी बंदा कोई भी अपनी फैक्टर सर्विसेज या गुड्स को देके रिसीव करता है, मतलब कि कोई भी वैल्यूएबल सर्विसेज को दी या वैल्यूएबल गुड्स को देके जो उसको बदले में पेमेंट्स मिली, दैट इज नॉन एज फैक्टर इनकम। ठीक है, और ये मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी और मे बी इन फॉर्म ऑफ मनीज वर्थ। ये मनी की फॉर्म में भी, दैट मीन्स ये पैसे के फॉर्म में भी हो सकती है, और किसी मनीज वर्थ मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसकी मनी में कोई वर्थ है, जिसकी कोई मनी वैल्यू है, उसके फॉर्म में भी हो सकती है। सो ये है हमारी फैक्टर इनकम, और नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में भी किया था। सो अब हम बात करते हैं इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को निकालते कैसे हैं। वैल्यू एडिड मेथड में तो था कि हम डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के थ्रू की गई फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को एडअप करके जो वैल्यू निकालेंगे उसमें से एडजस्टमेंट्स करके हम अपनी नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, मतलब डिफरेंट वैल्यूज के एडिशन के थ्रू। लेकिन इसमें हम फैक्टर इनकम के थ्रू नेशनल इनकम को निकालेंगे। पहले तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो हमारे नेशन के थ्रू की गई ऑल इनकम, जनरेट की गई ऑल इनकम इज नॉन एज अवर नेशनल इनकम। हमारे नेशन ने एक साल के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की, अब वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई या हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने बाहर से जनरेट करके दी, ये मैटर नहीं करता। सो वो सारी फैक्टर इनकम जो कि हमारे नेशन ने जनरेट की, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बुक्स की तो उसमें इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, और ब्रैकेट में लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द ओनर, ब्रैकेट में लिखा है हाउस होल्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। सो वो फैक्टर इनकम, वो फैक्टर पेमेंट्स जो कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर है उन्होंने जनरेट की, उसको हम बोलेंगे हमारी फैक्टर इनकम। और हमारे पूरी इकोनॉमी ने, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उनमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऑनर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स ने जितनी भी इनकम जनरेट की होगी उनका सम टोटल, the sum total of factor payments received by the owners, bracket में household of factor of productions during the period of 1 year
इज नॉन एज अवर नेशनल इनकम। मतलब कि जो हमारे ऑनर्स हैं, एक ऑनर नहीं, जो हमारी पूरी इकोनॉमी में टोटल ऑनर्स हैं, उनकी फैक्टर पेमेंट्स उन्होंने रिसीव की, उसका सम टोटल हमारा कहलाएगा नेशनल इनकम। ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमने बात की फैक्टर इनकम की या फैक्टर पेमेंट्स जो वो रिसीव कर रहे हैं उनकी, तो बेसिकली फैक्टर इनकम होती कितनी तरह की है। सो अगर हम बात करें इस मेथड की, तो इस मेथड में हम फैक्टर इनकम को भी कैटेगराइज कर देते हैं। हम इसमें फैक्टर इनकम को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारी पहली है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, दूसरी है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरी हम कंसीडर करते हैं मिक्स्ड इनकम को। ठीक है। सो अभी हम तीनों को डिस्कस करते हैं। सो पहले हम लेते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। सो ये पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन तब इतनी ब्रीफली मैं समझा नहीं पाया, और अब क्योंकि इसकी हमें जरूरत है इस मेथड में, तो हम इसमें इसको थोड़ा डिटेल्ड में समझेंगे। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम बेसिकली 4 तरह के कंपनसेशंस इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारी पहली कंपनसेशन आती है वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में, जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा दी जाती है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज। दूसरी कंपनसेशन है पेमेंट्स इन काइंड। किसी काइंड की फॉर्म में हम उस एम्प्लॉयज पे जो पेमेंट्स करते हैं, उस एम्प्लॉय पे हम जो खर्चा करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेमेंट्स इन काइंड। अब इसकी एग्जांपल, तो जो गवर्नमेंट जॉब्स के एम्प्लॉयज हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए हाउस एंड कार की फैसिलिटीज दी जाती है। सो दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज इज नॉन एज पेमेंट इन काइंड। गवर्नमेंट उनके ऊपर पेमेंट्स कर रही है इन forms of that facilities in kind. So this is the example of second compensation. थर्ड है इसमें, वो है हमारा employers contribution to social securities. Employer contribution to social securities. So basically इसमें क्या आता है, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उनके पास पुलिस के रिगार्डिंग या फोर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उनकी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई आर्मी या कोई ना कोई पुलिसमैन उनके पास सिक्योरिटी के लिए परमानेंट अलर्ट किया जाता है। सो बेसिकली ये क्या है, ये एम्प्लॉयर के थ्रू दी गई सर्विस है टू द एम्प्लॉयर। ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। सो इसमें लास्ट आता है हमारा पेंशन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे दी गई पेंशन्स भी हमारी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का ही पार्ट है, और इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा कि हमने पहले पढ़ा था कि ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड नहीं करते, और पेंशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। सो अब आप बोल रहे हो कि पेंशन को हम नेशनल इनकम में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में इंक्लूड करते हैं, तो ये तो आप टू साइडेड बात कर रहे हो। सो ये चीज को समझने से पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जो हमारी पेंशन्स हैं वो भी 2 तरह की होती है। एक पेंशन होती है जिसके जो हमें तब लगती है जब हम किसी फर्म के लिए वर्क करें और वो फर्म हमें फॉर आवर फ्यूचर सिक्योरिटी पेंशन को अलॉट करे। जब हमने किसी फर्म के लिए, जब हमने गवर्नमेंट के लिए वर्क किया, और क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती है, सो दैट्स वाई वो हमें क्या करती है, हमारी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कुछ पेंशन्स को अलर्ट करती है।
सो एक तो हो गई इस तरह की पेंशन, और दूसरी पेंशन होती है जो एज अ हेल्प प्रोवाइड की जाती है, फॉर वेलफेयर पर्पस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। ये दो तरह की होती है पेंशन। सो एक पेंशन जो कि एज अ सिक्योरिटी वो अपने एम्प्लॉयज को फॉर अ फ्यूचर सिक्योरिटी के फॉर्म में गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है, ठीक है। ये नॉट फॉर अ वेलफेयर पर्पस, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये वेलफेयर पर्पस के लिए नहीं है। ये उस एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट के लिए वर्क किया था और उसका वर्क के रिवॉर्ड में वो उसको वो पेंशंस उसके रिटायर होने के बाद भी दे रही है, ये उसका रिवॉर्ड है, ठीक है। जबकि हम बात करें अगर दूसरी पेंशन की, दूसरी पेंशन कौन सी, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। इसमें एक और होती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मतलब कि जब तक कोई पर्सन या कोई बंदे को जॉब नहीं मिलती तब तक गवर्नमेंट उसको थोड़ी हेल्प करती है। इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को देती है फॉर इट्स बेसिक नीड्स, ठीक है। सो these type of pensions, these type of payments are not included in our national income, जो कि ट्रांसफर पेमेंट्स है, जो कि वेलफेयर मोटिव से की जा रही है, जो कि किसी हेल्प के लिए की जा रही है, उस तरह की पेंशंस हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन वो पेंशंस जो कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उनको दी जा रही है, उनके बीच में डील हुई कि आप हमारे लिए काम करो, जब तक आप काम करोगे तब तक हम आपको वेजिस या सैलरीज देंगे, और उसके बाद आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हम आपको पेंशंस भी देंगे। ये क्या है, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करने की। सो इसको हम पेंशन, इस टाइप की पेंशंस को हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये चीज अब आप ध्यान में रखना, पेंशन दो तरह की है, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो। सो इस तरह की पेंशंस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, जिसको हमने नाम दे दिया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। दूसरी टाइप है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग वर्ड बेसिकली बना ऑपरेशन से। जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसके रिवॉर्ड में जब आपको कोई सरप्लस मिलता है, सरप्लस मींस प्रॉफिट। सो जब कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको कोई सरप्लस मिलता है, इस तरह के प्रॉफिट को या इस तरह की इनकम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसकी कोई एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आती है हमारी 3 है एग्जांपल जिसकी, जिसमें हमारी पहली है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपने इनोवेशन के साथ एक न्यू टेक्निक लाई और उसने वो ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसने जब वो ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उस टाइम पे उसको जो रिवॉर्ड्स मिले, दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट इज नॉन एज ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है इसकी रेंट। आपके पास एक बिल्डिंग आइडल पड़ी हुई थी, आइडल मींस खाली, आपने उसको रेंट पे किसी किराएदार को दे दिया, ठीक है। उसने उस घर में अपना 1 मंथ स्पेंड किया और 1 मंथ के बाद आपका जितना भी रेंट बनता था उसने आपको वो परफॉर्म कर दिया। तो ये आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें आपने अपने लिए किराएदार ढूंढा, उसको उस रेंट पे आपने फिक्स किया और उसको रहने के लिए घर दिया, ये आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो जब आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसके बदले में आपको जो रिवॉर्ड मिला वो रिवॉर्ड हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसकी थर्ड एग्जांपल है इंटरेस्ट। जब आपने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, जब आपने अपनी मनी कहीं पे इन्वेस्ट की, तो उस टाइम पे वो जो मनी जब आपने इन्वेस्ट की, उस मनी से एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आपने वो पैसा फॉर एग्जांपल बैंक में दिया,
सो बैंक में फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीस की एफडी करवाई। सो अगर आपको बैंक की ट्रीटमेंट पता हो, आपने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, बैंक आपके पैसे को आगे इन द फॉर्म ऑफ लोन एंटरप्रेन्योर्स को दे देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपकी मनी से ऑपरेशन परफॉर्म होता है और उस ऑपरेशन से बैंक जो है वो जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो जो ऑपरेशन बैंक परफॉर्म करता है, वो ऑपरेशन से बैंक आगे जिसको उसने लोन दिया है उनसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज करता है। सो उस जो उसने इंटरेस्ट चार्ज किया उसका कुछ पार्ट वो आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। तो बेसिकली हुआ क्या, बैंक ने आपके मनी से ऑपरेशन को परफॉर्म किया और उसके बदले में कुछ पैसे उसने रख लिए, कुछ इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको दे दिया। तो जब इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बदले में जो रिवॉर्ड होता है हमें, सो इस तरह के रिवॉर्ड्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। किसी भी ऑपरेशन से कमाई गई इनकम इज नॉन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इनकम। सो मिक्स्ड इनकम में हम बेसिकली लेते हैं उन पर्संस की इनकम को जो कि हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस मींस उन पर्संस की इनकम जो कि स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, हमारे टेलर्स, कॉबलर्स, वो पर्संस जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी इनकम को भी हम हमारी नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, तो बेसिकली इनकी काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड इनकम में शो कर देते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मिक्स्ड इनकम। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम वैल्यू एडेड मेथड में जब वैल्यूज को ऐड करके टोटल निकालते थे तो वो हमारा कहलाता था जीडीपी एट एमपी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब हम इनकम्स को ऐड करेंगे, मतलब कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस सेकेंड इनकम का क्या नाम था हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस थर्ड इनकम मिक्स्ड इनकम, जब हम इन तीनों का सम अप करेंगे तो जब हम सम अप करने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वो वैल्यू हमारी कहलाएगी एनडीपी एट एफसी, नेट फिगर कहलाएगी वो हमारी। सो अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब हम इनकम मेथड से हमारी इनकम को एडअप करके वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारी कहलाएगी एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो हमें माइनस करना नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स किस में लगता है, प्रोडक्ट्स पे लगता है। तो इसीलिए इसमें ये जो वैल्यू है ये हमारी एफसी वैल्यू कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी, और ये वैल्यू नेट हमारी इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें हमारा कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम जनरेट की जा रही है। तो इनकम में क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, कैपिटल एसेट पे। तो कैपिटल एसेट्स की वर्किंग किस टाइम पे होती है, जब हम प्रोडक्शन की बात करें। सो प्रोडक्शन की बात हम कब करते थे, वैल्यू एडेड मेथड में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो इनकम की बात की जा रही है। इनकम मेथड, सम टोटल ऑफ इनकम, डेफिनेशन याद है ना, ठीक है। तो इसके कारण हम इसमें क्या करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात। सो अब हमें ये चीज पता चल गई कि इनकम कितनी तरह की होती है, हमने उसको आगे कितने वेज में कैटेगराइज किया, और इससे जो वैल्यू हमारी निकाली जाएगी वो वैल्यू हमारी कहलाएगी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और अब आपको अगर ये चीज नहीं समझ आई तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना पाऊं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। सो अभी आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इतना एनिमेटेड कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी एकदम फ्री।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कर देना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप न्यू हो तो। अगर आपको मैं अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।